हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, साइंस फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? रहने की जगह। आपको बताया गया तो मेनली दो टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, एक एक्वेटिक हैबिटेट एंड दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट में आपने देखा था कि जो भी एनिमल या जो भी प्लांट्स स्पेशली वाटर में पाए जाएंगे उस हैबिटेट को कहा जाएगा एक्वेटिक हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट वन इज मैरीन हैबिटेट, समुद्री जल में रहने वाले एनिमल और प्लांट्स में कैसा एडॉप्टेशन होगा। और जो फ्रेश वाटर, दूसरा क्या था? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं और उनमें किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, उस माहौल में सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज हमको पढ़ना है बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स होता है लैंड हैबिटेट, ज़मीन पर रहने वाले जीव। ठीक है, तो ऐसे जीवों के रहने की जगह जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड रीजन पर रहते हैं, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जो भी मतलब बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हो अपने आसपास, बहुत सारे एनिमल्स देखते हो, तो ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। तो आप क्या समझ सकते हो? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर पाए जाएंगे उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ग्रासलैंड घास के मैदान, ठीक है। इसके अलावा डेजर्ट रेगिस्तान, जंगल, माउंटेन पहाड़, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं बेटा, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब ये सारे ज़मीन पर ही तो पाए जाते हैं। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान, ये सब कहाँ पाए जाएंगे? ज़मीन पर ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहला जो पढ़ना है हमको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, जैसे आपको एक्वेटिक का दो टाइप बताया गया तो हमने दोनों को अलग अलग डिस्कस किया था। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन, तो सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मीन्स घास का मैदान। ये कैसा हैबिटेट है? यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स पाए जाएंगे, किस टाइप के एनिमल्स पाए जाएंगे। सो देखते हैं। ग्रासलैंड्स आर ग्रासी, विंडी एंड पार्टली ड्राई एरियाज। जो भी ग्रासलैंड होते हैं या जो भी घास के मैदान होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे घास पाए जाएंगे, हवाएं चलती हैं तेज तेज, ठीक है। और आधा पार्ट यहाँ का सूखा हुआ होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ग्रासलैंड, घास का मैदान, ठीक है। दे मेनली हैव ग्रासेस विथ वेरी फ्यू श्रब्स एंड ट्रीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अक्सर अगर कहें ग्रासलैंड नाम से ही पता चल रहा है घास का मैदान, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाए जाएं? घास पाए जाएं। तो यहाँ पे ज़्यादातर बेटा घासें पाई जाती हैं, कुछ मात्रा में श्रब्स, झाड़ियाँ पाई जाएंगी और थोड़े बहुत पेड़ पाए जाएंगे, ट्रीज, ठीक है। कोल्ड विंटर्स एंड फ्रीक्वेंट फायर्स आर कॉमन इन दिस हैबिटेट। ठंडियों में ठंडी पड़ेगी और फ्रीक्वेंट फायर्स, कभी कभी क्या होगा, अचानक से आग भी लग जाती है इस सारे एरियाज में, क्योंकि ये प्लेन्स के किनारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन होती हैं। द वेजिटेशन हियर हैज़ डीप रूट सिस्टम विच इनेबल प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब यहाँ का जो वेजिटेशन होता है, जो प्लांट्स होते हैं, उनके रूट सिस्टम बहुत गहराई तक जाते हैं, ठीक है। डीप रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम भी कह सकते हैं। टैप रूट सिस्टम मीन्स क्या कि जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, डीप। यहाँ पे आप डीप का मतलब समझिए कि बहुत मजबूत जड़ें होती हैं प्लांट्स की, और जिससे प्लांट्स की जो जड़ें होंगी वो ढेर सारा वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट्स को भेजेंगी, ठीक है। तो डीप रूट सिस्टम मीन्स कि ऐसी जड़ें, ऐसा रूट सिस्टम जो ढेर सारा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करें और सारे प्लांट्स को भेजें, प्लांट के सारे पार्ट को भेजें। The root system also helps them in anchorage। एंकोरेज क्या होता है? एंकोरेज मतलब पौधे की पकड़ को मजबूत बनाए रखना, ठीक है। तो ये जो रूट सिस्टम होता है, ये भी क्या करता है? प्लांट को एंकोरेज में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट के पकड़ को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम्स टू दैट सो दैट दे मे विथस्टैंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट ब्लो इन ग्रासलैंड। अब ऐसे प्लांट्स के पास क्या होते हैं बेटा? फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेम मतलब जो आसानी से ना टूटे, ठीक है, जो आसानी से ना टूटे, ऐसे स्टेम्स होते हैं और इस तरीके से ये पौधे आसानी से सीधे सीधे खड़े रहते हैं,
ग्रासलैंड्स में जब भी हवाएं चलेंगी तो पौधों को टूट जाना चाहिए ना। पौधे क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि उनके स्टेम कैसे हैं बेटा? फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीले। ओके, आगे देखते हैं। Some examples of vegetation in grasslands include buffalo grass, cacti, sagebrush, perennial grasses, sunflower, clovers and wild indigos। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स का नाम दिया हुआ है जो कि ग्रासलैंड्स में पाए जाएंगे, वो आपने देख लिया है। इन शॉर्ट क्या समझे आप लोग? ग्रासलैंड क्या होता है? एक ऐसा वाइड एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा घासें पाई जाएं, हवाएं चलती रहती हैं, और इस एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर डीप रूट सिस्टम पाया जाता है। यानी कि ऐसी घासों में ज़्यादातर कैसी जड़ें होती हैं? झकड़ा रूट कहते हैं ना, फाइब्रस रूट, जो दूर दूर तक ऐसे फैली होती हैं, ढेर सारा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट के सारे पार्ट को भेजती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा इन जड़ों का काम है पौधे को सपोर्ट देना। हम कह सकते हैं एंकोरेज मीन्स मजबूती से पकड़े रहता है वो। और प्लांट्स में फ्लेक्सिबल स्टेम होता है। फ्लेक्सिबल स्टेम मीन्स कि ऐसा स्टेम, लचीलापन जिसे हम कह सकते हैं कि हवा का असर नहीं होता। बहुत तेज तेज हवा चल रही है ग्रासलैंड में तो पेड़ों को तो टूट जाना चाहिए। पेड़ टूटते क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें क्या पाया जा रहा है बेटा? फ्लेक्सिबल स्टेम पाया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप सारा देख रहे हो। आगे देखते हैं। Grasslands are open habitats full of food for animals, but they provide little space for shelter. Many types of animals are found in grasslands. अब आपने देखा कि ग्रासलैंड में कैसे बहुत सारा ग्रास पाया जा रहा है, कुछ श्रब्स पाए जा रहे हैं, कुछ ट्रीज पाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा हैबिटेट होता है। बहुत सारे एनिमल्स के लिए क्या होता है? हैबिटेट होता है। साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत स्पेस देता है, मतलब शेल्टर की तरह। हैबिटेट होगा तो क्या होगा? वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का शेल्टर होगा, बहुत सारे जानवर पाए जाएंगे, है ना। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड। बहुत तरीके के जानवर पाए जाते हैं ग्रासलैंड में। ठीक है, अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं घास के मैदानों में। दे आर होम टू मैनी हर्बीवोर्स। बहुत सारे हर्बीवोर्स यानी कि घास खाने वाले जीवों के लिए ये घर होते हैं। सच एज बाइसन्स, ठीक है, ग्रिजल्स, जेब्राज, जिराफ, राइनोसेरॉस, वाइल्ड हॉर्सेस, डियर एट्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर होते हैं, जैसे बाइसन कह सकते हैं, ग्रेजल्स, जेब्रा, जिराफ, राइनोसेरॉस। ये जितने एनिमल्स का नाम मैं ले रही हूँ ना यहाँ पे, ये सारे एनिमल आपको कहाँ मिल सकते हैं बेटा? ग्रासलैंड्स में, घास के मैदानों में मिल सकते हैं। कार्निवोर्स सच एज लायन एंड ओल्स आर आल्सो फाउंड इन ग्रासलैंड। कहीं कहीं घास के मैदानों में आपको कार्निवोर जैसे मांस खाने वाले जानवर, फॉर एग्जाम्पल शेर और भेड़िए, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। Some adaptations that the animals of grasslands possess are as follows। अब कुछ एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन मीन्स कह सकते हैं अनुकूलता। एडाप्टेशन मीन्स क्या कह सकते हैं बेटा? अनुकूलता। मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए हमारे अंदर या किसी प्लांट के अंदर या किसी एनिमल के अंदर उस जगह पे रहने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, वहाँ के हिसाब से, उस मौसम के अकॉर्डिंग से उनके बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसी को हम लोग कहते हैं एडाप्टेशन। ठीक है, जैसे आप गर्म जगह पे रह रहे हो तो गर्मी सहने की आदत हो जाती है। ठंडे जगह पे जो लोग रहते हैं तो उनको वहाँ के माहौल में रहने की आदत हो जाती है। समझ लीजिए, आदत को, किसी हैबिटेट में खुद को ढालने को क्या कहा जाता है? एडॉप्टेशन। तो ग्रासलैंड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सा एडॉप्टेशन होगा, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पॉइंट पॉइंट। They have strong legs that enable them to run away from hungry predators। सबसे पहली और विशेष बात है कि जो भी ग्रासलैंड में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, इनके पास बहुत मजबूत पैर होते हैं। इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ कार्निवोर भी पाए जा रहे हैं, कुछ शिकारी भी होंगे, है ना। तो इन सब से बच कर के भागने के लिए इनके अंदर कैसा एडॉप्टेशन पाया गया? पहली बात ये कि इनके पैर मजबूत हैं, ये दौड़ के भाग सकते हैं। दूसरी बात है, दे हैव लॉन्ग ईयर्स दैट इनेबल देम टू हियर देयर प्रीडेटर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। उनके पास बड़े बड़े कान होते हैं और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। जैसे इसका ये रिजल्ट निकला कि दूर से ही कोई शिकारी आ रहा है, उनको कोई खतरा महसूस हुआ तो वो भाग लेंगे। दे हैव कीन आई साइट टू स्पॉट डेंजर। उनके पास, उनकी जो आंखों की रोशनी होती है वो भी बहुत तेज होती है, दूर से ही खतरे को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। ओके, The body color of these animals get camouflaged with their surroundings।
ठीक है। अब इन एनिमल्स के जो बॉडी का कलर होता है, जो शरीर का रंग होता है, वो भी क्या होता है, सराउंडिंग के हिसाब से कैमोफ्लेज्ड, यानी कि कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से क्या होता है, बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। कैमोफ्लेजिंग आपने पहले पढ़ा है ना, क्या होता है कि सराउंडिंग के हिसाब से जिन एनिमल में अपने बॉडी के कलर को चेंज करने की कैपेबिलिटी पाई जाए, उसी को कहते हैं हम लोग कैमोफ्लेजिंग। तो यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर भी सराउंडिंग से कैमोफ्लेजिंग करने की एबिलिटी पाई जाती है, मेकिंग दम लेस ससेप्टेबल टू प्रीडेटर्स एंड आल्सो हेल्प्स देम इन हंटिंग देयर प्री। अब ये जो कैमोफ्लेजिंग है, मैंने पहले बताया बॉडी के कलर को सराउंडिंग की तरह कर लेना, तो ये दो चीज़ों में हेल्प करता है। पहली बात तो ये कि वो अपने शिकारी से बच जाएंगे, जो उनको मारने आ रहा है उससे बच जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि उनसे छोटा कोई एनिमल है जो मतलब उनको भी तो फूड की ज़रूरत होगी, वो भी तो खाएंगे, तो शिकार को पकड़ने में भी आसानी होती है, उनको कंफ्यूज कर देते हैं सामने वाले को। एनिमल्स इन ग्रासलैंड्स आर यूजुअली मोर एक्टिव इन रेनी सीजन्स। बरसात के सीजन में ये एनिमल्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और भी ज़्यादा तेज रहते हैं। तो अब हमको नेक्स्ट हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ही टाइप है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मैंने कहा ना बहुत जगह हो सकता है, पहाड़ भी ज़मीन के पार्ट में आता है, रेगिस्तान भी ज़मीन के पार्ट में आता है, घास का मैदान भी ज़मीन ही है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल को बांटा गया है। जैसे हमने कहा एक्वेटिक को बांटा गया था मैरीन और फ्रेश वाटर में, ऐसे ही टेरेस्ट्रियल को भी बांटा गया। हमने पहला ग्रासलैंड तो फिनिश कर दिया, अब हमको पढ़ना डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। सो देखते हैं। Deserts are places where the environment is generally hot and extremely dry, providing many striking examples of how plants and animals are adapted to their surroundings. डेजर्ट्स जो होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं बेटा, ये ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे हॉट एंड एक्सट्रीमली ड्राई, मतलब यहाँ का जो मौसम होगा, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, चारों तरफ का जो माहौल होता है बहुत गर्म होता है, बहुत सूखा होता है। आप देखे होंगे रेगिस्तान, बालू बालू होता है वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी भी नहीं होती है ना, और बहुत गर्मी होती है, पानी की कमी होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे प्लांट्स के और एनिमल्स के। तो ऐसे ही प्लांट्स, ऐसे ही एनिमल्स पाए जाएंगे जो अपने आप को वहाँ की सराउंडिंग में अडॉप्ट कर लें। ठीक है, ये रेनफॉल इज लेस देन 10 सेंटीमीटर पर ईयर। अब यहाँ पे रेनफॉल की बात करें तो 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश क्या है, बहुत कम होती है। दैट्स वाई यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी हम कह सकते हैं बलुई मिट्टी है, सैंड है चारों तरफ। ठीक है, सूखा सूखा मौसम है, बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या है, आप अपने तरफ से ही इसको गेस कर सकते हो कि रेनफॉल कम है, बारिश कम होती है, इसी नाते ऐसा सब कुछ यहाँ हो रहा है। मैनी वेराइटीज ऑफ कैक्टी आर फाउंड इन द डेजर्ट। कैक्टी मीन्स कैक्टस प्लांट। ठीक है, कटीले पौधे जो कहते हैं ना हम लोग, तो कैक्टी के यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं बेटा डेजर्ट्स में। These plants have many adaptation to cope with the lack of water. अब ये जो प्लांट्स होंगे, जैसे आपने देखा ना एडॉप्टेशन, बार बार एडॉप्टेशन देखने को मिलेगा, बार बार कैमोफ्लेजिंग वर्ड्स आप परिचित होंगे। ठीक है, तो आप ये सारे टर्म पहले ही सीख लिए हो, फिर भी मैं बता रही हूँ बार बार कि यहाँ पे पाए जाने वाले जो वेराइटीज ऑफ कैक्टी हैं, बहुत सारे कैक्टी के टाइप्स पाए जा रहे हैं, इनके अंदर क्या होगा, अलग अलग तरह से एडॉप्टेशन पाया जाएगा। और ये एडॉप्टेशन क्या होगा, अब उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला, सम डेजर्ट प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स। जो डेजर्ट में पाए जाने वाले पौधे होंगे, स्पेशली पहला फीचर उनका ये है कि जो पानी का स्टोर करना होता है, पानी को स्टोर करेंगे तो वो अपने स्टेम में वाटर को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक उसको चलाते रहते हैं। दूसरा है, एज अ मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, they are reduced to spines photosynthesis which occurs in green leaves, it is carried out by the stem। अब क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं कि पत्तियों के द्वारा वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना, पत्तियों में स्टोमेटा होता है तो उसके थ्रू वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो दूसरा एडॉप्टेशन ये है यहाँ के पौधों में कि जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, स्टेम से ही पत्तियों की जगह क्या होता है, कांटे में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रांच पूरा, जिसके नाते वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है और उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से ये अपना खाना भी बना लेते हैं। तो क्या सीखा आपने, पहली बात कि डेजर्ट प्लांट्स के
अंदर वाटर कहाँ स्टोर होगा, स्टेम के अंदर। दूसरी बात ये कि लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए, पानी के लॉस को रोकने के लिए ये क्या करेंगे, ये अपनी पत्तियों को कन्वर्ट कर देते हैं कांटों में, ठीक है। और कांटे क्या करेंगे बेटा, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहेगा। क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन सम प्लांट्स लीव्स आर कवर्ड बाय अ वैक्सी कोटिंग एंड आर स्मॉल इन साइज टू मिनिमाइज वाटर लॉस। कुछ पौधों में क्या होता है, फिर से वही बात कि लीव्स जो होगी वो वैक्सी कोटिंग मतलब वैक्स का एक लेयर। आपने एक्वेटिक प्लांट्स में भी देखा था, एक्वेटिक एनिमल्स में भी देखा था कि कुछ प्लांट्स के पत्तियों के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता था, थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऑयली जैसा, तो जिससे वो वाटर प्रूफ हो जाता था। वाटर प्रूफ होने का क्या फ़ायदा था, वाटर में वो ज़्यादा सड़ता नहीं था। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि कुछ प्लांट्स की पत्तियाँ जो होती हैं वो वैक्सी कोटिंग से कवर्ड होती हैं, मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी, जिससे पानी कम ख़त्म होता है, ठीक है। वाटर लॉस जो होता है बेटा बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है कैमल्स, लिजर्ड्स एंड डेजर्ट्स टोड्स आर सम एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट्स, ठीक है। तो कैमल, लिजर्ड और डेजर्ट टोड मतलब रेगिस्तान में पाया जाने वाला टोड जो होता है, ये सब डेजर्ट एनिमल के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने प्लांट्स का तो एग्जाम्पल देख लिया, प्लांट में कैसा एडाप्टेशन होगा ये भी देख लिया डेजर्ट का। अब आपको देखना है एनिमल्स के बारे में, और एनिमल्स में कैसा एडाप्टेशन होता है ये भी देखना है। Desert animals also have many adaptation that help them survive in the hot and dry climate. अब desert animals जो होते हैं इनके पास भी बहुत सारे adaptation होते हैं, और जो कि इनका मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं बेटा, इस सूखे और गर्म मौसम में बचने के लिए इनका मदद करता है। अब हम adaptation के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे बेटा, द लाइट कलर्ड फर ऑफ द जैक रैबिट blends with the surrounding and protects it from predators. Its large ears help it to keep cool. The blood vessels in the ears expand to allow the blood to cool before re-entering the body. अब देखिए जो भी यहाँ के एनिमल्स होते हैं, पहली बात यहाँ पे तो बस जैक रैबिट का एग्जाम्पल दिया गया है, बट जैक रैबिट की तरह और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो बॉडी का कलर कैसा होता है बेटा, हल्का होता है, जिससे आपको पता है बालू बालू है चारों तरफ, हरियाली तो है नहीं, तो सराउंडिंग के कलर में चारों तरफ का जैसा इन्वायरमेंट है उस कलर में छिपने में ये बॉडी का लाइट कलर इनका हेल्प करता है कि कोई प्रीडेटर आ रहा है, कोई मारने आ रहा है तो उससे बच सकते हैं आसानी से, है ना। इसके बड़े बड़े कान जो होते हैं, डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो भी क्या रखते हैं, इनको ठंडा रखने में मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ब्लड वेसल्स जो हैं ईयर्स में, इनके कानों में पाए जाने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपैंड होते रहते हैं। एक्सपैंड मीन्स फैले हुए होते हैं, जिससे इनकी बॉडी कूल रहती है हमेशा, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े ब्लड वेसल्स होंगे, फैले हुए ब्लड वेसल्स होंगे, तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा बेटा, बहुत अच्छे से होगा। तो ये एनिमल्स में है जो एडाप्टेशन, बड़े बड़े कानों का पाया जाना शरीर को ठंडा रखने के लिए, ब्लड वेसल्स एक्सपैंडेड होंगी, शरीर का कलर कैसा होगा, लाइट कलर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द कंगारू रैट कंजर्व्स वाटर बाय एक्सक्रीटिंग सॉलिड रादर देन लिक्विड यूरिन। अंडरलाइन दिस, इम्पॉर्टेंट है अपने आप में ये पॉइंट, ठीक है। कंगारू रैट डेजर्ट में पाया जाने वाला एक एनिमल है जो कि अपने बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए एक प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस है बेटा कि एक ऐसा स्पेशल एनिमल जो कि सॉलिड यूरिन निकालता है, लिक्विड यूरिन नहीं। हम सबको पता है कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो लिक्विड यूरिन मीन्स आप भी लिक्विड यूरिन बाहर निकालते हो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो टॉयलेट जाते हैं हम लोग ना, तो उसी को कहा जाता है लिक्विड यूरिन। तो सारे एनिमल्स में लिक्विड यूरिन ही सेक्रीट होता है बेटा, बट जो ये कंगारू रैट होता है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ये पानी को सेव करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए सॉलिड यूरिन निकालता है, ठीक है। सॉलिड यूरिन मीन्स आप समझ सकते हैं लिक्विड नहीं होता है वो। थर्ड पॉइंट है मैनी स्मॉल एनिमल्स हाइड अंडर रॉक्स और डिग अंडरग्राउंड burrows एंड स्टे देयर ड्यूरिंग द डे टू escape द हीट ऑफ द सन। बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो पत्थरों के नीचे छिप जाते हैं या ज़मीन के नीचे बिल बना के रहते हैं, और जिससे वो बहुत ज़्यादा गर्मी में बच जाते हैं।
तो नेक्स्ट एडॉप्टेशन आपने क्या देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए रॉक्स के अंदर छिप जाएंगे या कहीं भी उनको जगह मिल रहा है, ठीक है, पत्थरों में या बालू के नीचे बरो बना करके, बिल बना करके वहाँ पे छिप जाते हैं, जिससे वो गर्मी और सूरज की रोशनी से बच सकें। मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्चुर्नल। ज़्यादातर जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, वो बेटा नॉक्चुर्नल होते हैं। नॉक्चुर्नल मीन्स होता है रात्रिचर, यानी कि दिन में सोएंगे, रात को जागेंगे, ठीक है। दे अवॉइड द एक्सट्रीम मिड डे हीट बाई फीडिंग एट नाइट व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन। उनका नेचर क्या होता है, चूँकि रात में जागेंगे तो रात में ही उनका खाना पीना सब कुछ चलता है, और दिन में क्या करते हैं, वो शांत रहते हैं, सुसुप्त रहते हैं। तो इससे क्या होगा, दिन में गर्मी में उनको भटकना नहीं पड़ेगा, सूरज की रोशनी में उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको डेजर्ट क्लाइमेट समझ में आया होगा। 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इन्वायरमेंट बहुत हॉट होता है। यहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होंगे वो अपनी पत्तियों को रिड्यूस कर देते हैं, उनकी पत्तियाँ कम हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं या कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं वाटर लॉस को रोकने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो होता ही है क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, स्टेम में पानी स्टोर होता है ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स में आपने देखा लाइट कलर की बॉडी होगी अपने आप को छिपाने के लिए। साथ ही साथ कुछ एनिमल जैसे कंगारू रैट को आपने देखा तो वो क्या करता है, सॉलिड यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा है वाटर को कंजर्व करने के लिए। और बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं बेटा नॉक्चुर्नल होते हैं, यानी कि अपने ज़्यादातर क्रियाकलाप रात में ही करते हैं। ऐसा इसलिए जिससे वो दिन में गर्मी से बच सके। कैमल जो है बहुत ही प्रोमिनेंट एनिमल होता है। कैमल जिसे ऊँट हम लोग कहते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी एक बहुत ही स्पेशल एडाप्टेशन पाया जाता है। इसका हम्प आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें ढेर सारा फैट स्टोर रहता है जिससे ये 3-4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। साथ ही साथ इसके पैडी फीट्स होते हैं, गद्दीदार पैर होते हैं, जिससे आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है, इसको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स और हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। लार्ज डेजर्ट एनिमल्स ट्राई टू स्टे इन सैंडी एरियाज ड्यूरिंग द डे। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं रेगिस्तान में पाए जाने वाले, वो सैडी एरिया यानी कि छाए वाले जगह पर पाए जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। दे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द फूड, ठीक है, दे ईट एंड फ्रॉम द फ्यू वाटर पूल्स दैट एग्जिस्ट इन द डेजर्ट। अब उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा? जो भी बड़े एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में पाए जाने वाले, उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा? जो खाना खाएंगे उसमें से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में दूर दूर कहीं पे वाटर पूल उनको मिल गया, पानी का गड्ढा मिल गया, तो उससे वो लोग पानी पी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द कैमल स्टोर इट्स फूड एज फैट इन लार्ज हम्प्स ऑन इट्स बैक। कैमल मैंने बताया कि वो अपने बड़े से हम्प, ऊँट की कुबड़ बहुत फेमस होती है, तो उसमें वो ढेर सारा फूड स्टोर कर लेते हैं, जिससे उनको 10-15 दिन भी खाना ना मिले तो वो अपना काम चला लेंगे। द स्टोर्ड फैट मेक द कैमल सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड वाटर। और ये जो हम्प में स्टोर फूड है फैट के फॉर्म में, ये कैमल को हेल्प करता है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक भी खाना पीना नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, सर्वाइव कर लेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डेजर्ट में एडॉप्टेशन कैसा होता है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। एडॉप्टेशन मीन्स आपको पता है अनुकूलता, कहीं पे रहने के लिए एनिमल के अंदर जो कैपेसिटी होती है उस जगह पे, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उसी को हम लोग एडॉप्टेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डेजर्ट हैबिटेट भी फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट हैबिटेट क्या है, यहाँ पे कैसा एडॉप्टेशन होगा एनिमल्स के अंदर एंड सो ऑन। तो फॉरेस्ट में देखिए, फॉरेस्ट कैन बी हॉट और वेट। फॉरेस्ट जो होता है वो गर्म भी हो सकता है और वहाँ पे नमी भी हो सकती है। दे आर यूजुअली डेंस एंड डार्क ड्यू टू लिटिल रीच ऑफ सनलाइट। ये ज़्यादातर बेटा घने होते हैं और डार्क मतलब अंधेरा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत कम पहुँचती है। एज लिटिल सनलाइट इज अवेलेबल on the dark forest floor, plants have large leaves to capture the maximum amount of sunlight। क्योंकि नीचे तक फॉरेस्ट का जो फ्लोर है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे सनलाइट बहुत कम पहुँचती है, लेकिन ऊपर क्या होता है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, और वो पत्तियाँ ढेर सारा सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स एंड फर्न्स ग्रो ऑन ट्रीज टू गेट मोर सनलाइट। पेड़ों के ऊपर जैसे फर्न का पौधा, ठीक है, और ऑर्किड का पौधा बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर उग जाता है, जिससे उन्हें भी सनलाइट मिल सके।
Animals in forest include chimpanzee, anaconda, snake, jaguars, lions, tigers and toucans। जितने एनिमल्स का नाम मैंने बताया ये सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, और भी एनिमल्स पाए जाते हैं। These animals are adapted to survive in forest। ये एनिमल्स जो होते हैं बेटा ये वेल अडॉप्टेड होते हैं, अच्छे से इनके अंदर बहुत सारी अनुकूलता पाई जाती है जिससे फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जगुआर है जो स्पॉटेड स्किन विच इनेबल्स इट टू camouflage in its surrounding and hunt for its prey। अब जैसे आपने जगुआर को अगर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप जू में देख सकते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। तो जगुआर की स्पॉटेड स्किन होती है, उसके स्किन पे चकत्ते चकत्ते टाइप का होता है जिससे वो पेड़ों में छिप जाता है आसानी से, और छिप जाएगा तो उसका एनिमल जो एनिमी होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, जो उसको मारने आएगा प्रीडेटर वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो उसको मार नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। पेड़ों में जब वो छिपा रहेगा उसी तरह से बॉडी रहेगी, साथ ही साथ उससे छोटा एनिमल कोई आता है तो उसको भी वो मार के खा जाएगा आराम से। Those animals that live on trees are called arboreal animals। और फॉरेस्ट में ही जो एनिमल्स पेड़ों के ऊपर रहते हैं उनको कहा जाता है बेटा arboreal animals। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को फॉरेस्ट हैबिटेट भी समझ में आ गया। फॉरेस्ट मीन्स कैसे हॉट हो सकते हैं, वेट हो सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ होंगे, सनलाइट नीचे तक बहुत कम पहुंचती है, ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे तरह तरह के हरे भरे पेड़ पाए जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाएंगे, एनिमल्स के अंदर camouflaging वगैरह प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो वहाँ पे पाए जाने वाले जो भी एनिमल है वो फॉरेस्ट के लिए वेल अडॉप्टेड है। जो भी एनिमल्स बेटा पेड़ के ऊपर रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, एर्बोरियल एनिमल्स। नाउ माउंटेन हैबिटेट, अब हमको क्या पढ़ना है, माउंटेन हैबिटेट पढ़ना है। तो देखिए, हैव यू एवर बीन टू एनी हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग फॉर अ हॉलीडे। क्या आप कभी घूमने गए हैं कहाँ पे, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग छुट्टियों में। You must have noticed that as you go to the mountains the weather becomes colder। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो पहाड़ों के वैसे वैसे मौसम क्या होता है, ठंडा होता जाता है, क्योंकि as we go up टेम्परेचर इज डाउन। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। You may have even seen or played in the snow if you were there in winter। और जब आप पहाड़ों पे घूमने जाओ ठंडी में तो आप बर्फ़ों में खेले होंगे, बहुत मज़ा आता है घूमने में, है ना। तो ऐसा आपने फील किया होगा, आप जैसे ऊपर जाओगे वहाँ ठंड पड़ेगी, वहाँ बर्फ़ पाया जाएगा। साल, टीक, फर, ओक, मैपल, देवदार एंड स्प्रूस आर सम प्लांट दैट ग्रो एबंडेंटली इन द माउंटेन्स। अब कुछ पौधों के नाम हैं जो कि पहाड़ों पर पाए जाते हैं। मॉस एंड फंगी आल्सो ग्रो इन एबंडेंस। और मॉस और फंगी जो हैं वो भी प्रचुर मात्रा में बेटा वहाँ पे पाए जाते हैं। सम ऑफ द एडॉप्टेशन इन द प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन्स आर एज फॉलोज। अब कुछ प्लांट्स हैं जो पाए जाएंगे पहाड़ों पर, तो उनके अंदर कौन कौन से एडॉप्टेशन होंगे। एडॉप्टेशन मतलब पहाड़ों पे रहने के लिए प्लांट्स के अंदर कौन सी अनुकूलता होनी चाहिए। सो देख लेते हैं। दीज प्लांट्स हैव शॉर्टर स्टेम सो दैट दे मे अवॉइड द हार्श विंड एंड मे नॉट गेट नॉक्ड ओवर। दे हैव अ वाइड रूट सिस्टम इन ऑर्डर टू गैदर मोर न्यूट्रिएंट्स। अब जो पौधे होते हैं उनके पास शॉर्टर स्टेम होते हैं, छोटा छोटा स्टेम होता है, जिससे वो हवा को, जैसे तेज तेज हवाएं चलती हैं ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ पेड़ उखड़ेंगे नहीं। छोटा स्टेम पाया जा रहा है, जैसे ऐसे पहाड़ है, स्लोप्स पे क्या पाए जा रहे हैं, पेड़ पाए जा रहे हैं, तो पेड़ों का स्टेम छोटा होगा और मजबूत होगा, तभी तो वो नहीं उखड़ेंगे। अदरवाइज तेज से हवा चली तो क्या हो सकते हैं बेटा, पेड़ उखड़ सकते हैं। तो जो भी पहाड़ पे पाए जाने वाले पेड़ होते हैं, पहला एडॉप्टेशन उनके अंदर ऐसा, मतलब नेचर ने ही ऐसा एडॉप्टेशन क्रिएट कर दिया है कि उनके स्टेम कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। They have a wide root system in order to gather more nutrients। उनके पास वाइड रूट सिस्टम होता है, यानी कि रूट सिस्टम बहुत दूर तक फैला होता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। मोस्ट ऑफ ट्री आर कोन शेप्ड एंड बियर कोन्स। बहुत ज़्यादा पेड़ जो होते हैं बेटा वो कोन शेप्ड होते हैं। कोन शेप्ड मतलब क्रिसमस ट्री की तरह, तिरछे तिरछे इस टाइप के, ठीक है, ये देख रहे हो ना यहाँ पे। तो ज़्यादातर पहाड़ों पर पाए जाने वाले पेड़ कोन शेप्ड होते हैं, जिससे बर्फ़ अगर गिरती है तो ऐसे स्लोप की तरह है तो सरक जाएगा। अगर फैला हुआ होता तो ब्रांचेस टूट जाती बर्फ़ की वजह से, पत्थरों की वजह से। तो इस नाते पहाड़ों पे पाए जाने वाले ज़्यादातर पेड़ कैसे होते हैं, कोन शेप होते हैं, उन पे कोन पाया जाता है। इसी नाते इन प्लांट्स को कोनीफर्स कहा जाता है। द क्रिसमस ट्री दैट यू नो एज अ कोनीफर। आप जो क्रिसमस ट्री देखते हो वो भी क्या है, कोनीफर है, क्योंकि कोन शेप्ड होता है उसका पेड़। It has needle-like leaves that slide off the snow and rainwater easily। इन पेड़ों में जो पत्तियां होंगी ऐसे लंबी लंबी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जिससे आसानी से बर्फ सड़क के नीचे गिर जाएगा, या जो भी रेन वाटर वगैरह होगा, बारिश का पानी, वो भी सड़क के नीचे
आ जाता है। Some mountain tree possesses a few leaves and very brightly flowers so that they can attract more insect for pollination. अब कुछ पहाड़ों पर पाए जाने वाले जो पेड़ होंगे बेटा, तो उनके पास जो पत्तियां होंगी या कलर होंगे, कलरफुल फ्लावर्स होंगे, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, जिससे पॉलिनेशन के लिए वो कीड़े मकोड़ों को अपने पास अट्रैक्ट कर सकें। जैसे सुंदर सुंदर फूल होंगे इन प्लांट्स पे, तभी तो कहीं से इंसेक्ट वगैरह आएंगे इन फ्लावर्स पे, और इन फ्लावर्स पे अगर इंसेक्ट आएंगे तभी इनका पॉलन ग्रेन जाएगा। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फूलों के अगर एक ही पौधे में मेल फीमेल पार्ट दोनों नहीं है, दूसरे पौधे में फीमेल पार्ट है, दूसरे पौधे में मेल पार्ट है, तो मेल को फीमेल के पास जाना पड़ेगा ना, पॉलन ग्रेन्स को ओवरी तक जाना पड़ेगा, तभी फ्यूजन होगा, तभी सीड का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलिनेशन के लिए पौधों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल पत्तियां पाई जाती हैं, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आएगा और इंसेक्ट के पैरों में पॉलन ग्रेन लगेगा और जाकर के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे छोड़ देगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं। सम माउंटेन ट्रीज possess a few leaves, very broad फ्लावर्स। ये मैंने बता दिया कि बहुत सारे पेड़ों पे क्या होंगे, सुंदर सुंदर फूल लगे होंगे, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हों और पत्तियां कम पाई जाएंगी। द लीव्स यूजुअली आर वेरी टफ एंड वेरी वैक्सी सरफेस प्रिवेंट ड्राइंग आउट। जो पत्तियां होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, और वैक्सी सरफेस होता है उनका, मीन्स कह सकते हैं चिकनाहट होती है उनमें, जिससे वो सूखती नहीं है जल्दी, मोटी मोटी पत्तियाँ छोटी छोटी। The mountain provide natural habitat to a large number of animal species like tiger, yak, deer, musk deer, wild goat, sheep, wolf and snow leopard। अब मैंने जितने भी एनिमल्स का नाम लिया बेटा, ये सारे एनिमल्स भी माउंटेन्स पे पाया जाता है, यानी कि इन एनिमल्स के लिए एक बेस्ट हैबिटेट होता है माउंटेन। The animals adapt to the cold climate by hibernating, winter sleep, migrating to warmer areas। अब जो एनिमल्स है, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड होता भी है पहाड़ों पे, लेकिन विंटर सीजन में ये क्या करते हैं, ये हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट को कहा जाता है विंटर स्लीपिंग। तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा, हाइबरनेटिंग मीन्स होता है विंटर स्लीप। मीन्स जो एनिमल्स होंगे बेटा, वो ठंडी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो ठंडी से बचने के लिए सर्दियों के मौसम में वो 6-6 महीने के लिए, 2-2, 3-3 महीने के लिए क्या कर जाते हैं, ज़मीन के नीचे बरो बना करके सोने चले जाते हैं। इसी को कहा जाता है हाइबरनेटिंग। तो माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर हाइबरनेटिंग पाया जाता है। ठीक है, विंटर स्लीप करते हैं ये गर्मी वाले एरियाज में या ज़मीन के नीचे ही कहीं बरो बना करके सोने चले जाते हैं। जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है टेम्परेचर तो बाहर आ जाते हैं। फॉर इंसुलेटिंग देयर बॉडीज विद लेयर्स ऑफ फैट। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, फैट की लेयर पाई जाती है। आपने पोलर बियर वगैरह देखा होगा, जिससे क्या होता है, इनका बॉडी गर्म रहता है। दे हैव शॉर्टर लेग्स, पैर छोटे छोटे होंगे, टेल्स एंड ईयर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हीट लॉस। इसके अलावा इनके छोटे छोटे पैर हैं, ऊपर बहुत सारा बाल पाया जा रहा है शरीर के, और आप जान रहे हैं फैट भी जमा है शरीर में, जिससे इनके बॉडी से हीट कम लॉस होता है और बॉडी क्या होती है, एकदम नॉर्मल बनी रहती है टेम्परेचर उसकी। देयर बॉडीज आर यूजुअली कवर्ड विथ लॉन्ग हेयर लाइक द याक और विथ थिक फर लाइक द स्नो लेपर्ड। अब उनके बॉडी पर, जो भी पहाड़ों पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ठंड बहुत है तो ठंड से बचने के लिए अडॉप्टेशन होगा, और अडॉप्टेशन क्या है कि बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाएंगे, या तो फर पाया जाएगा, जैसे स्नो लेपर्ड में आपको फर देखने को मिल सकता है, या याक में आपको बड़े बड़े हेयर देखने को मिल सकते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स आल्सो हैव लार्जर लंग्स, मोर ब्लड सेल्स एंड मोर हीमोग्लोबिन हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज प्रेशर ऑन लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ हाइट्स। अब क्या होता है, जो यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, माउंटेन में पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं बेटा, तो कुछ एनिमल्स के पास तो आपने देखे छोटे छोटे पैर हैं, कुछ के पास क्या है, बड़े बड़े फेफड़े हैं, ठीक है, लंग्स बड़े बड़े हैं, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा, जिससे वो ज़्यादा ऑक्सीजन को इकट्ठा कर सकें, ज़्यादा ऑक्सीजन को ले भी सकें, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल घटते चला जाता है। तो इन एनिमल्स को भी क्या चाहिए, बड़ा फेफड़ा होगा तभी तो ढेर सारा ऑक्सीजन ले पाएंगे, ढेर सारा ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगे तभी ढेर सारा हीमोग्लोबिन इनका ऑक्सीजन को ले पाएगा। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन बेटा ब्लड का एक पार्ट है जो ऑक्सीजन को ढोता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है और इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करने वाली सेल होती है।
तो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज प्रेशर ऑन द लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हायर अल्टीट्यूड्स ऑफ हाइट। आप सबको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स के फेफड़े बड़े, ज़्यादा ब्लड वेसल्स, हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाएगा, जिससे एक ही बार में ज़्यादा ऑक्सीजन ये लोग कैरी कर सकें और अपने जीवन को चला सकें। अब आगे देखेंगे, इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्लेन, अगर आप किसी प्लेन पे रहते हो तो इफ़ यू विजिट इन ऑन अ हिल स्टेशन, अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जाते हो, यू मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फॉर ए शॉर्ट वाइल। तो अचानक से आप कहीं ऊपर चले जाते हो ना हिल स्टेशन पे, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। दिस इज बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इन हिली एरियाज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहाड़ों का क्षेत्र होता है बेटा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। सो वी टेंड टू ब्रीथ फास्टर, और हम तेज तेज से सांस लेने लगते हैं, यानी कि हाँफने लगते हैं। After some times our body undergoes small changes and adjusts to the change सराउंडिंग। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारा बॉडी नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ऐसे ही तो होता है, इसी को एडॉप्टेशन कहते हैं कि अचानक से हम किसी न्यू एटमॉस्फेयर में गए तो हमारी बॉडी क्या होगी, उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती, हमको प्रॉब्लम होने लगता है। बट धीरे धीरे क्या होता है, हमारा बॉडी सब कुछ एडजस्ट कर लेता है। वी गेट यूज टू द प्लेस एंड स्टार्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। धीरे धीरे हम उस जगह पर अडॉप्ट हो जाते हैं और सही से सांस लेने लगते हैं। द स्मॉल चेंजेस दैट takes place in the body of an organism over a short period of time to overcome problems arising due to changes in the surrounding is called acclimatization। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, acclimatization कहते हैं। acclimatization मतलब कि अचानक से जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, अचानक से जो चेंजेज हो रहे हैं बॉडी में, किसी नए जगह पे हम लोग जा रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो अचानक से चेंज देखने को मिल रहा है और उस चेंज की वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए, ठीक है, बाहर आने के लिए, ठीक है, अचानक से जो भी प्रॉब्लम हुआ सराउंडिंग में उससे बाहर आने के लिए हमारे बॉडी में जो जो चेंजेज हो रहे हैं या हमारी बॉडी जब ओवरकम हो जाती है उसे एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से, व्हाट इज एक्लीमेटाइजेशन? तो एक्लीमेटाइजेशन इज जब हम कहीं जा रहे होते हैं किसी नए एटमॉस्फेयर में तो छोटे छोटे चेंजेस मिलेंगे हमारे बॉडी में। वो चेंजेस क्या है कि उस एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब उस माहौल में खुद को ढालने के लिए, यानी कि एडॉप्टेशन जो होगा एक तरह का उन चेंजेस से उबरने के लिए, ठीक है, उसी को कहा जाता है एक्लीमेटाइजेशन। आपको नहीं समझ आएगा तो आंसर क्वेश्चन करवाते टाइम में इसका आपको डेफिनेशन दे दूंगी एक्लीमेटाइजेशन का। These changes are different from adaptation which भी take place over thousands of years। और ये परिवर्तन जो होते हैं बेटा बहुत अलग होते हैं, जो कि हज़ारों साल से हमारे अंदर हो रहा होता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका PDF दूंगी, आंसर क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का। तो आप लोग रिवाइज करिएगा, जो भी टर्म नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।